गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भारतीय संस्कृति पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ गद्यांश पढ़े थे तथा उनकी व्याख्या भी पढ़ी थी। इसी पाठ को बच्चों आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले गद्यांश पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। देखिए बच्चों, इस गद्यांश में जो कठिन शब्द है जैसे पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति का अर्थ है फिर से दोहराना। आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है धन का वितरण और उपभोग। स्वत्व का अर्थ है अधिकार। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मैं तो बस यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में अन्याय और अत्याचारों को फिर से दोहराना नहीं है जिनके द्वारा ये संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के अनुसार बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमें फिर से जो अन्याय हमारे ऊपर हुआ है, हमारे देश के ऊपर हुआ है, हमारे समाज के ऊपर हुआ है, या जो अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है, अगर हम उनको फिर से दोहराना नहीं चाहते, यानी कि फिर से हम अपने ऊपर अत्याचार नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमें और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए जिसके कारण जो है हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है या हम कहेंगे संघर्ष उत्पन्न हुआ है, तो हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें नैतिक चेतना को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्था के पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना की प्रधानता न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना की प्रधानता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसके पीछे वैयक्तिक लाभ नहीं होना चाहिए, यानी कि अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। अपने जो कहने का मतलब ये है कि स्वयं स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना की प्रधानता नहीं होना चाहिए। वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए, यानी कि त्याग करने की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और समाज का कल्याण हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार त्यागपरक भावना से सामाजिक कल्याण के लिए करने चाहिए और हर व्यक्ति को जो हमारे देश में रहते हैं, यानी जो देशवासी हैं, उन सब को अपनी आर्थिक जो स्वार्थ है या कहें जो स्वयं का जो त्याग है वो अपनाना चाहिए और समाज के कल्याण करना चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थ और अपने अधिकार की भावना पर जोर ना देकर हमें वैयक्तिक कर्तव्य के पालन पर बल देना चाहिए, यानी कि हमें कर्तव्य करना चाहिए, ना कि हमें स्वार्थ करना चाहिए। सेवा भावना में विश्वास रखते हुए आर्थिक व्यापार करना ही उचित है और जब भी हम व्यापार करें, यानी कि कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो हमें समाज को ध्यान में रख के करना चाहिए। समाज का लाभ हो, दूसरे की लाभ हो, यानी सेवा भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम भारतवासियों के प्रत्येक आर्थिक कार्य इसी तराजू पर तौले जाने चाहिए, अर्थात हम सब अपने सभी आर्थिक कार्य त्यागपरक भावना से सामाजिक कल्याण के लिए करें, यानी जो भी हम कार्य करें वो समाज के कल्याण के लिए हो, हमारे अंदर त्याग की भावना हो। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हमारे देश का लाभ हो, हमारे समाज का लाभ हो। तो ये तो था बच्चों गद्यांश की व्याख्या। अब अगला गद्यांश देखेंगे। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत एवं
अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। वह नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो बच्चों, इस गद्यांश में देखिए जो कठिन शब्द अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है आश्चर्यजनक, अतुल का अर्थ है जिसकी तुलना ना हो सके, उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति, जागृत का अर्थ है जागरूक और नैतिक अंकुश का अर्थ है सदाचार का बंधन, परिमित का अर्थ है सीमित। तो अब देखेंगे इसमें लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों। अब व्याख्या पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है, यानी जो आज का जो समाज है या आज का जो ज़माना है वह वैज्ञानिक है, यानी विज्ञान है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो भी हमें आविष्कार हमने विज्ञान ने जो भी आविष्कार विज्ञान ने हमें दिए हैं उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जहां एक ओर मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने और अपने समूह के विकास व उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति और दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। यानी विज्ञान के सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं। विज्ञान के सदुपयोग के द्वारा वो अपना और समाज का कल्याण तो करता ही है, साथ में वो विज्ञान के द्वारा वो दूसरे का दुरुपयोग भी कर रहा है, उसका दुरुपयोग करके दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है, दूसरे समूह को गिराने की चेष्टा करता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखते हुए लेखक आगे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। यानी लेखक ये कह रहे हैं हमें कुछ ऐसी साधन का निर्माण करना चाहिए जो कि व्यक्ति के अंदर समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो, राष्ट्र की भावना का उत्पन्न हो, जिससे विज्ञान की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग ना हो। हमें इसका अहिंसात्मक त्याग की भावना के रूप में अपनाना चाहिए, यानी कि जब भी हम विज्ञान की शक्ति का उपयोग करें दूसरे की भलाई के लिए करें। लेखक बच्चों आगे कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो ये मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होगा। और वे आगे कह रहे हैं कि अगर हमने विज्ञान की जो शक्ति है उसमें हमने कुछ नियंत्रण नहीं लगाया तो हो सकता है ये मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो और विनाशकारी भी हो सकता है। नैतिक अंकुश यानी कि जो बंधन के माध्यम से ही विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए किया जा सकता है। अगर हम इस तरीके से अंकुश लगा सकते हैं विज्ञान की शक्ति के उपयोग के ऊपर तो हम निश्चय ही विनाश की ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि हम लोग निर्माण की ओर बढ़ेंगे। आशय ये है बच्चों कि वर्तमान युग में विज्ञान की शक्ति को कल्याणकारी दिशा की ओर अग्रसर करना अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। यानी कि जब भी हम विज्ञान की शक्ति का उपयोग करें तो वो कल्याणकारी दिशा में हो और दूसरे के हित में हो। तो यहाँ तो था बच्चों गद्यांश की व्याख्या। अब अगला गद्यांश देखेंगे। दूसरी बात यह है ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब
भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है और उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। यानी अब देखेंगे बच्चों, इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि सिलसिला, उसका अर्थ है क्रम। प्रतिनिधित्व का अर्थ है किसी के स्थान पर कार्य करने वाला। संगम का अर्थ है मिलन। प्रोत्साहन का अर्थ है उत्साह बढ़ाना। और एक सूत्रता का अर्थ है अभिन्न या कहेंगे एक रूप। आप देखेंगे बच्चों, इस गद्यांश की व्याख्या क्या है, लेखक क्या कह रहे हैं इसमें। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में बसी हुई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समन्वय के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जिससे सभी भारतीय भाषाओं की कृति पर पारंपरिक आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद के रूप में आरंभ हो सके। यानी कह रहे हैं लेखक कि हमारे भारत में अलग अलग संस्कृति जो हैं यहाँ पे बसी हुई हैं और इन सब के मिलन के लिए यानी समन्वय के लिए हम सभी को एक साथ कार्य करना चाहिए और उसके लिए एक ऐसी संस्था को स्थापित करना चाहिए जो ये कार्य कर सके और वो ये कार्य भी करे कि जो दूसरी संस्कृति हैं हमारे यहाँ स्थापित हुई हैं या आ गई हैं तो उन सभी को हम भारतीय भाषाओं में उसको अनुवाद कर सके। अर्थात एक ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जो किसी एक भारतीय भाषा की कृति का अन्य सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सके, जिससे उस कृति का पाठक वर्ग विस्तृत हो। यानी हमारे ऐसी वो संस्था जो ऐसी संस्था स्थापित की जाए जो दूसरे संस्कृति की जो कृतियां हैं, जो कार्य हैं, उनको हमारी भारत की किसी एक भाषा में अनुवाद कर सके, ताकि सभी जातियां, सभी जो अलग अलग भागों में भारत के रह रहे हैं उन सब के पास ये संस्कृति पहुँचे और उनको वो पढ़ सके। लेखक कहते हैं कि यदि सभी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस संदर्भ में सहजता व सरलता से कार्य किया जा सकता है। यानी अगर ऐसी सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो बहुत अच्छे से इसकी ओर कार्य कर सकते हैं। भारतवर्ष में बसी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में समन्वय के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के लेखक व साहित्यकारों का समन्वय हो जाए। यदि हमारे देश में इस प्रकार का कोई संगम स्थापित हो जाएगा तो वह विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी संस्कृति या कहें कि ऐसी संस्था स्थापित हो जाती है तो वो अलग अलग भाषाओं में जो कृतियां हैं उन सब को हमारी भाषा में अनुवाद कर सकती है और भाषा के साहित्यकारों को साहित्यिक सृजन के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसी के साथ ये संगम साहित्य के स्तर के बढ़ावे और उच्च कोटि की साहित्यिक रचना करने में भी पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होगा। बच्चों, साहित्य किसी भी देश की संस्कृति का व्यक्त रूप है। यानी जो साहित्य है, यानी कि जो भी कार्य लेखनी द्वारा किया जाता है उसे साहित्य बोलते हैं बच्चों। तो जो भी साहित्य है उस देश की संस्कृति को व्यक्त करता है। भारत इसके दूसरे रूप गायन, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि भिन्न भिन्न कलाओं को एक सूत्रता में बांधकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करता आया है। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किसके रूप में प्रदर्शित होती रहती है? गायन के रूप में, नृत्य के रूप में, चित्रकला के रूप में, वास्तुकला के रूप में, मूर्तिकला के रूप में। यानी विभिन्न विभिन्न कलाओं के द्वारा हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसको
प्रदर्शित होती रहती है। अब देखेंगे बच्चों अगला गद्यांश क्या है। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, या कहें यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। ये स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। बच्चों इस गद्यांश में देखिए जो कठिन शब्द है स्वप्न। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, स्थापित का अर्थ होता है निर्माण होना। अब इसमें व्याख्या देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो वह इसी भारत की धरती पे ही स्थित है। यानी अगर आपको कहीं पे स्वर्ग दिखता है या स्वर्ग है इस पृथ्वी पर तो वो केवल भारत की धरती पर ही है। भारत एक ऐसा देश है जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, परंतु वर्तमान समय में ये देश स्वर्ग नहीं रहा है। हमारा देश जो है पूरे पृथ्वी का स्वर्ग है। आज के युग में या कहें आज के समय में ये देश जो है स्वर्ग नहीं कहला रहा है, क्योंकि लोगों में पहले की भांति जो है सत्य अहिंसा की भावना नहीं है, निस्वार्थ की भावना नहीं है, परोपकार की भावना बची नहीं है, जो भारत को स्वर्ग बनाने में सहायक थी। यदि आज हमें भारत को पुनः स्वर्ग बनाना है तो हमें लोगों में सत्य अहिंसा सेवा भाव को स्थापित करना होगा। यानी अगर हमें अपने देश को स्वर्ग बनाना है तो हमें पहले जैसी भावना को अपने अंदर विद्यमान करना होगा, स्थापित करना होगा, जो है सत्य अहिंसा और सेवा भाव। भारत के साथ साथ ये सत्य अहिंसा सेवा का भाव संपूर्ण पृथ्वी के मानव जीवन से संबंधित मुख्य आधार है। यानी केवल भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में आधार है मानव जीवन की सेवा के लिए। जैसे सत्य है, अहिंसा है और सेवा की भाव है। जब ये सभी नैतिक मूल्यपरक गुण समाज में विद्यमान हो जाएंगे तो हमारी पृथ्वी को पुनः स्वर्ग बनाने का सपना अवश्य ही पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर हम इन सभी नैतिक गुणों को, जो सत्य अहिंसा है, जो सेवा की भावना है, अगर हमारे देश में या हमारी पृथ्वी पर अगर स्थापित हो जाती तो पुनः हमारा जो पृथ्वी है वो स्वर्ग बन जाएगा। तो ये तो था बच्चों भारतीय संस्कृति के गद्यांश और उनकी व्याख्या। बच्चों आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी बच्चों मैंने आपको व्याख्या बताई है वो सब आप अपनी कॉपी पे नोट करके ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।